तो चलिए सीधे आज के इस विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की जाएगी जो बीच समंदर में दुनिया से पूरी तरह कटे हुए एक लग्जरी क्रूज शिप पर घटी थी। ये पूरी घटना हॉलीवुड की किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसका हर एक तथ्य बिल्कुल सच है। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था शानदार छुट्टियों के लिए, लेकिन जल्द ही एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया। समय था अप्रैल 2026। अर्जेंटीना के खूबसूरत शहर उशवाया से एक विशाल क्रूज जहाज 150 लोगों को लेकर अपने सफर पर निकलता है। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ बेहतरीन था, म्यूजिक, पार्टियां, एकदम परफेक्ट माहौल। लेकिन ये खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ ही हफ्तों में हालात पूरी तरह बदल गए। जहाज पर मौजूद लोगों की अचानक एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। बीच समंदर में कोई मदद भी नहीं पहुंच सकती थी और हर तरफ सिर्फ खौफ का माहौल था। कई हफ्तों तक उस जहाज के अंदर खौफ और असमंजस का माहौल बना रहा। एक के बाद एक जाने जा रही थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी अनजान बीमारी है जो लोगों को अपना शिकार बना रही है। आखिरकार 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस भयंकर आउटब्रेक के पीछे छिपे असली मुजरिम का नाम बताया, और ये नाम था हंता वायरस। इस खुलासे ने पूरे मेडिकल जगत में हलचल मचाकर रख दी। अब इस पूरी घटना का जो सबसे डरावना पहलू है वो है ये 50% का आंकड़ा। जरा इस पर गौर करने वाली बात है कि एक ऐसी बीमारी जिसका आज तक कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाया है, जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है, उसकी मृत्यु दर 50% तक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इससे संक्रमित होने वाले आधे मरीजों की जान जा सकती है। ये किसी भी आम वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। खैर, इस मिस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हंता वायरस है क्या चीज। दरअसल ये कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि चूहों और कृंतकों द्वारा फैलाए जाने वाले कई जानलेवा वायरसेस का एक पूरा परिवार है। ये एक ऐसा परिवार है जो दशकों से मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है, जो एकदम छिपकर वार करता है और संभलने का जरा भी मौका नहीं देता। और एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस शरीर पर अलग अलग तरीके से हमला करता है। जैसे कि एशिया और यूरोप में फैलने वाले इसके वेरिएंट HFRS को ही ले लीजिए। ये सीधे किडनी को निशाना बनाता है और शरीर के अंदर गंभीर ब्लीडिंग का कारण बनता है। वहीं दूसरी तरफ HPS नाम का वेरिएंट, जो मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है, उसका तरीका और भी खौफनाक है। ये सीधे फेफड़ों में पानी भर देता है, जिससे इंसान का दम घुटने लगता है। चलिए क्रूज शिप की इस घटना से कुछ पल के लिए बाहर निकलते हैं और इस साइलेंट किलर के इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं। इतिहास के पन्नों में जो सुराग छिपे हैं, उनसे इस बीमारी के काम करने के तरीके को काफी हद तक समझा जा सकता है। क्योंकि जाहिर है, कोई भी वायरस अचानक हवा से तो नहीं टपकता, उसका अपना एक पुराना इतिहास जरूर होता है। अगर थोड़ा पीछे जाएं, तो इस वायरस ने पहली बार 1950s के दशक में कोरियन वॉर के दौरान सेना के डॉक्टरों को बुरी तरह उलझा दिया था। उस समय हजारों सैनिक एक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़े थे। लेकिन विज्ञान के लिए जो सबसे बड़ी और अहम कड़ी साबित हुई, वो थी 1993 में अमेरिकन साउथवेस्ट के नावाहो नेशन में घटी एक दुखद घटना। इसी आउटब्रेक ने वैज्ञानिकों को बिल्कुल एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस 1993 के आउटब्रेक के दौरान दुनिया भर के बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स पूरी तरह से चकरा गए थे। उनके सारे टेस्ट और थ्योरी फेल हो रहे थे। कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था, जब तक कि वहां के स्थानीय कबीले के बुजुर्गों ने अपने पूर्वजों का एक ऐसा ज्ञान साझा नहीं किया जिसने इस पूरे केस की गुत्थी को ही सुलझा दिया। उनका कहना था कि जब भारी बारिश आती है तो पाइन नट सूखते हैं, चूहे बढ़ते हैं और फिर बीमारी आती है। ये महज एक कहावत नहीं, बल्कि सदियों का एक गहरा ऑब्जर्वेशन था। इस पुरानी समझ ने मौसम और बीमारी के बीच के एक बहुत ही खतरनाक इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन को सामने ला दिया। होता क्या है कि भारी बारिश, खासकर अल नीनो जैसे मौसम चक्र के कारण, जंगलों में चूहों के खाने यानी पाइन नट्स की पैदावार अचानक से बहुत बढ़ जाती है। खाने की इस भरमार का सीधा नतीजा होता है चूहों की आबादी में एक भयानक विस्फोट। और फिर जब ये संक्रमित चूहे इंसानी बस्तियों के करीब आते हैं तो ये खौफनाक बीमारी इंसानों में फैलने लगती है। अब ये मत सोचिएगा कि ये खतरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित है।
ये सच में एक ग्लोबल संकट है। भारत के वेल्लोर में हुई एक लंबी स्टडी के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। उस रिसर्च में सामने आया कि चूहों को पकड़ने वालों और वेयरहाउस में काम करने वालों के अलावा आम आबादी के 4% लोगों के खून में भी इसके एंटीबॉडीज मौजूद थे। ये एक बहुत ही डराने वाला सबूत है कि ये वायरस दशकों से इंसानों के बीच बड़ी खामोशी से अपना दायरा बढ़ा रहा है। तो अब इन सारे ऐतिहासिक सुरागों के बाद एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल खड़ा होता है, जो वापस उसी क्रूज शिप वाली मिस्ट्री की तरफ ले जाता है। अगर ये बात साबित हो चुकी है कि ये वायरस मुख्य रूप से सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलता है, तो फिर बीच समंदर में एक लग्जरी क्रूज शिप पर ये इंसानों के बीच इतनी तेजी से कैसे फैल गया? वहां तो चूहों का कोई नामो निशान नहीं था। इस रहस्य का जवाब 1996 में अर्जेंटीना में मिले एक म्यूटेशन में छिपा है, जिसे एंडीज स्ट्रेन कहा जाता है। आमतौर पर हंता वायरस सिर्फ चूहे से इंसान तक ही सीमित रहता है, लेकिन ये एंडीज स्ट्रेन हंता वायरस परिवार का इकलौता ऐसा ज्ञात वेरिएंट है जो क्लोज कॉन्टैक्ट के जरिए सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की डरावनी ताकत रखता है। और यही वो म्यूटेशन है जो इसे एक आम वायरस से एक बड़ी महामारी के खतरे में तब्दील कर देता है। अब जब इन सारी कड़ियों को जोड़ा जाता है तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। जांच में पता चला कि जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले शिकार, जो कि एक डच पैसेंजर था, ने अर्जेंटीना में एक बर्ड वॉचिंग टूर लिया था। और उसी टूर के दौरान वो अनजाने में कचरे के एक विशाल डंपयार्ड से गुजरा था, जहां चूहों की भरमार थी। एक साधारण सा टूर उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुआ। यही वो ओरिजिन पॉइंट था जहां से इस खतरनाक एंडीज स्ट्रेन ने इंसान के शरीर में प्रवेश किया और फिर क्रूज शिप तक अपनी जगह बना ली। यहां जो सबसे अहम और दुखद बात है वो है इसका ट्रांसमिशन विंडो। इस एंडीज स्ट्रेन का इंसानों के बीच फैलने का समय बहुत ही छोटा होता है। लक्षण शुरू होने के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक दिन। वो डच यात्री असल में बहुत ही गलत टाइमिंग का शिकार हुआ। वो ठीक उसी एक दिन उस जहाज पर सवार हुआ जब वो सबसे ज्यादा संक्रामक था। अगर वो एक दिन पहले या एक दिन बाद जहाज पर आता तो शायद ये त्रासदी इतनी बड़ी नहीं होती। और उस एक दिन की गलत टाइमिंग का नतीजा कितना भयानक रहा, ये आंकड़ों में साफ दिखता है। मई की शुरुआत तक उस जहाज पर 10 कंफर्म्ड केसेस आ चुके थे और 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पूरी दुनिया में ऐसी दहशत फैली कि कई देशों ने डर के मारे उस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने देने से ही साफ मना कर दिया। काफी हफ्तों की अनिश्चितता के बाद आखिरकार स्पेन ने दखल दिया और उन्हें टेनेरिफ आइलैंड पर उतरने की इजाजत मिली। जाहिर सी बात है, जब किसी ऐसे वायरस की खबरें आती हैं जो इतना ज़्यादा जानलेवा है और इंसान से इंसान में फैल सकता है, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या ये अगली वैश्विक महामारी बनने वाली है? क्या दुनिया को फिर से एक बार लॉकडाउन और खौफ के उस भयानक दौर से गुजरना पड़ेगा? ये डर पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया है कि फिलहाल इसका रिस्क काफ़ी कम है और इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहली बात तो यही कि इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन का है। दूसरा, इसे फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोविड-19 या फ्लू की तरह हवा के जरिए नहीं फैलता, इसलिए महामारी का खतरा फिलहाल ना के बराबर माना जा रहा है। हालांकि महामारी का खतरा कम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सावधानियां ही छोड़ दी जाएं। इसकी 50% मृत्यु दर और अल नीनो के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बचाव ही इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। घरों को चूहों से दूर रखना, धूल भरे बंद कमरों में N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना, और सबसे अहम बात, खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखना। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते बस एक यही विचार छोड़ना चाहूँगा कि ये साइलेंट किलर दशकों से इंसानी बस्तियों के आसपास छिपकर पनपता रहा है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि हमारा अपना वातावरण इन अनदेखे खतरों से आखिर कितना सुरक्षित है। जागरूकता और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखना ही सबसे सही कदम है।